अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अच्छा, अब है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एजो के बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी। ठीक है। अब हम लिखते हैं व्हाट इज एजो डाई। ठीक है। तो पता चला एजो डाइज आर लार्जेस्ट क्लास ऑफ कमर्शियल सिंथेटिक डाइज कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एजो ग्रुप। ये होता है इसके अंदर ग्रुप, एजो ग्रुप। ठीक है। विच इज डबल बॉन्ड लिंकिंग टू नाइट्रोजन फाउंड इन टेक्सटाइल इंक एंड हिस्टोरिकली इन फूड एंड कॉस्मेटिक। Many azotides are not restricted or banned in some region because certain types can break down into a form harmful, potentially carcinogenic aromatic amines. एरोमेटिक किसे कहते हैं बच्चे? आप ये आप इसको साथ साथ अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ी हुई है आप लोगों ने? उसके अंदर एक होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वो तमाम कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग होता है उसे हम वो एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब जो उसकी कोई खुशबू होती है, उसकी क्या कोई खुशबू होती है। अच्छा, लेकिन ये खुशबू इतनी टॉक्सिक होती है कि इंसान को डैमेज कर देती है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि फाउंड इन दिस दिस synthesis involve reacting diazonium salt with aromatic compound like a phenol to form a colored azo compound. इसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द डिफाइनिंग फीचर इज है इसके अंदर ये है डबल बाउंडेड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम। अच्छा, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है। एजोडाइज आर मैन मेड ऑफन ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये कहाँ से निकलते हैं? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से निकलते हैं। These are mostly used dyes, making about 60 to 70% of all the textile dyes, and also found in industries like tannin and ink production. The synthesis ये क्या होती है? These are produced through a two-step chemical process, diazotization. A primary or aromatic amine is converted into diazonium salt. अच्छा, अब एरोमेटिक अमाइंस, अमाइन जो होते हैं ना, अमाइन, ये अमाइनो ग्रुप होता है इसका। अमाइन, अमाइन का पता क्या होता है? NH3। इनको क्या कहते हैं? अमाइंस। ये एरोमेटिक, अब एरोमेटिक का मतलब ये होगा कि ये हाइड्रोजन कार्बन होंगे इसके अंदर ना। ठीक है। अच्छा, जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं और वो, अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट आवर डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आप कह सकते हैं कि कार्बन तो उसके अंदर भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी। ठीक है। हाइड्रोकार्बन नॉर्मली वो होते हैं जिनके कार्बन और हाइड्रोजन होती है, ये तो कंफर्म है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं, वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं और वो डाई हो जाते हैं, फिर भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनके अंदर रहते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, स्पीशीज या एनी ऑफ दीज जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर अगर जो कंपाउंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? और दे आर नॉर्मली, दे ऑल कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन जितना CH4, मीथेन, ये हाइड्रोकार्बन है। C2H5, इथेन, इथाइलीन या जो भी है उसको, इथाइल CH3 होगा, इथाइल ग्रुप हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप होगा। ये सारी कहानी, दे आर ऑल नोन एज हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है? ऑर्गन। अच्छा, अब ये जो है डाई एजोटिजेशन से ये नेचुरल हाइड्रोकार्बन है, जो कि उससे ये कन्वर्ट होते हैं डाई अजोनियम साल्ट में, डाई अजोनियम। अच्छा, एंड कपलिंग डाइजोनियम साल्ट देन रिएक्ट विद अनदर एरोमेटिक कंपाउंड सच एज फिनोल, क्रीट, एजो डाई। ठीक है। अच्छा, अब जी जी आजे। अब ये हो गया कि हमें ये पता चल गया कि जो एजो डाइज होती हैं या एजो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं जिनके अंदर एन 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 ये एन एन कम। ठीक है। अच्छा, अब है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ये लिखी हुई है सारी। ये एन एन इसके अंदर है। व्हाट इज एजोडाइज एंड डाइज टेस्ट, अगर हमें कैसे मालूम करेंगे कि ये एजोडाई है इसके अंदर, उसके लिए हमें टेस्ट भी पता होने चाहिए। ठीक है।
toxicity, some azidites can release harmful aromatic amines which are known as are suspected carcinogenic. ठीक है, जो एजोडाइज हैं वो हार्मफुल एरोमेटिक अमाइंस बना देते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं, ये अनदर क्वेश्चन है। ये कैसे बनाते हैं, दिस इज अनदर क्वेश्चन, हाउ दे सिंथेसाइज दीज एरोमेटिक एंजाइम। इसके बारे में हमें, जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डाई कर दिया, पानी के अंदर आ गया, व्हाट हैपन टू द एजो डाइज व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द वाटर। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये पानी के अंदर जाकर ये उनको कैसे, व्हाट इज व्हाई आयोडाइज बैंड, अच्छा इसको बैन क्यों किया गया है। A number of authorized many markets in the European Union and US impose legal bans and restriction. Item comes in direct contact with the skin. Despite the regulation, the state of compliance on the azodite is far perfect. Um, is azodite good or bad for you? Is harmful? Can be carcinogenic without being cleaved into aromatic, without being cleaved into. However, carcinogenicity of many azidites is due to their cleaved products such as benzidine. Benzidine induces various human and animal tumor. Another, अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि एजो कैन बी कार्सिनिक विदाउट बीइंग क्लीव्ड। अगर ये क्लीव्ड नहीं होगा, विदाउट बीइंग क्लीव्ड इनटू, इसका मतलब क्या होगा। अगर कैन बी कार्सिनोजेनिक, अगर ये कार्सिनोजेनिक विदाउट बीइंग क्लीव्ड इनटू, अगर ये क्लीव्ड हो जाएगा तो मुझे तो ये समझ आई है, अगर उसको क्लीव नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो क्लीव हो जाएगा then they many is due to their cleaved products such as benzidine. Benzidine induce various human due to, अब यहाँ पर वो कह रहा है क्लीव होगा तो ये होगा ये सब। अच्छा चलो, ये आ गया एजोडाइज। Azotides are compound which can functional N double bond N that link to identical and non-azo-alkyl or aryl radicals, which constitute 60% of the all textile dye used in. These dyes are not being biodegradable and often escape in the environment due to the dyeing process due to their low affinity for surfaces. ठीक है, ये इसका कंपाउंड होता है बच्चे, ये इसको याद करना है। अब आपने इसकी स्ट्रक्चर बना के रखनी है और आपको एक एक इसके केमिकल कहाँ कहाँ इसकी स्ट्रक्चर होती हैं ये आपको याद होनी चाहिए। ये देख रहे हैं यहाँ पर वो कह रहा है कि ये वाली है, ये इसके अंदर ये है, ये इससे ये, अब ये काम थे जो आप लोगों ने खुद पढ़ के ना मुझे आके बताने थे। समझ आ गई आपको। ये है अभी एजोडाइज फॉर्मेशन, उन्होंने कहा है कि ये कैसे बनती है, कि यहाँ पर अगर हम जाएं कि एजोडाइज बनती कैसे हैं, ये यहाँ पर बताया हुआ कि ये फिनाइल अमाइन है। ये क्या है, फिनाइल अमाइन। ये इसके ये डाई एजोनियम साल्ट इसके अंदर कन्वर्ट होता है और ये फिर इसके अंदर कन्वर्ट एजोडाइज के अंदर, यानी डाई एजोनियम साइल जो है, ये इसके साथ अगर एक फिनोल कंपाउंड ऐड हो जाए तो ये एजोडाइज बन जाती है। ये वाला फिनोल होते हैं ना, पता ना आपको, ये फिनोल है और ये अगर डाई एजोनियम साल्ट के अंदर रिएक्शन करके तो ये एजोडाइज बन जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये तो डाई हो गई, अगर ये पानी के अंदर डिजॉल्व हो और ये दोबारा डाई एजोनियम में बदल जाए और दूसरा इस फिनोल में बदल जाए, तो ये इस फॉर्म में टॉक्सिक होगा या पहली फॉर्म में टॉक्सिक होगा। ये समझ आ गई आपको कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ एजोडाइज हैपन टू डाइसोनियम सॉल्ट इज फाउंड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ फिनाइल अमाइन with nitrous acids and hydrochloric acid. The diazone is coupled with phenol by reacting with together with sodium hydroxide. Diazonium salt are highly unstable. उन्होंने कहा डाइअजोनियम जो साल्ट है ये वाला हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब होता है कि बहुत जल्दी ये डिग्रेड बनता है फौरन
डिग्रेड हो जाता है। एंड स्टॉप, अच्छा, एंड टू स्टॉप देम डिकम्पोज ड्यूरिंग द रिएक्शन लो टेम्परेचर आर यूज्ड। अगर आपने इसको प्रिपेयर करना है तो आप उस लेबोरेटरी का, उस कमरे का टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो तभी वो वहां ये बन सकेगा। ये समझ आ गई आपको? काफी हद तक समझ आएगी कि एजोडाइज होती क्या है। ठीक है। अगर कोई एजोडाइज रिडक्टेज होगा, वो यहाँ इसको ब्रेक कर देगा, यहाँ से ब्रेक कर देगा, यहाँ से ब्रेक कर देगा, तो ये क्या होगा कि वो एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लेस टॉक्सिक है, या ये फॉर्म लेस टॉक्सिक है, ये किसी के अंदर कन्वर्ट होती है तो वो टॉक्सिक है, या इसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए जो आगे उस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जो टॉक्सिक हो। तो ये क्वेश्चन है। अब अभी तक हमें नहीं पता कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, अभी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे टॉपिक को कि हमने करना क्या है। लेकिन यहां तक अब हमें ये क्लियर हो गया कि आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, एजोडाइज होती क्या है, ये बनती कैसे है, और ये सारी कहानी अब आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। डेली आपने इसको पढ़ना है, याद करना है। व्हाट आर एजोडाइज? एजोडाइज के अंदर दो मेन कंपाउंड्स होते हैं। कौन से होते हैं? डाई डायोजियम साल्ट प्लस फिनोल। डायोजियम साल्ट प्लस फिनोल। अब ये एजोडाइज की फॉर्म में ये कैसे कलर देता है, क्या करता है आपके जो टेक्सटाइल के ये जो कपड़े, इनको कलरिंग करता है, ये क्या करता है, ये इसके ऊपर भी आपका ह्यूज नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा सा नहीं, ह्यूज। दुनिया में कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां ये बनती हैं, ये बैन है तो कब बैन हुई, पाकिस्तान में ये कितनी यूज हो रही है, किन किन फैक्ट्रीज में यूज हो रही है, ये नॉलेज आपके पास। लाहौर में कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इनको यूज कर रही हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से ये पानी में आती है। जब आप प्रेजेंटेशन देंगी या आपका थीसिस डिफेंस होगा, यू मस्ट हैव ऑल दिस नॉलेज। नहीं लगी समझ? आपने डेली सुबह जो आना है, सुबह उठना है, गूगल स्कॉलर में जाके लिखना है एजोडाइज, जितने भी पेपर्स हैं पढ़ते जाना है, उसको समराइज करते जाना है। ये नॉलेज है, ये नॉलेज, रिव्यू आर्टिकल भी आपने लिखते जाए। वो जो आपका थीसिस का रिव्यू वाला पार्ट है ना, वो अभी से लिखना शुरू कर दे। आपने एजोडाइज के बारे में, व्हाट आर एजोडाइज, आयोडाइज आर जो भी है ये एन वाले ग्रुप होते हैं जिनके अंदर ये दो चीजें होती हैं, हाउ दे आर प्रोड्यूस, उसके बारे में बताएं किसने सबसे पहले ये डिस्कवर किया कि ये ऐसे बन सकती हैं, उसका रेफरेंस दें साथ पेपर का। ठीक है, उसने ये क्यों बनाई थी, समथिंग लाइक दैट ना। ये केमिकल रिएक्शंस के साथ ये बनती हैं, इसको इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया, आइडेंटिफाई किया। तो प्रॉब्लम ये थे कि उस इलाके में भी हमें डाइस की जरूरत थी, तो हमने जब उसको देखा तो पता चला कि ये डाइस कपड़ों को रंगने के लिए या इसके लिए उसका बड़ा लोगों ने बड़ा फायदा लिया। लेकिन जब वो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो एजो डाइस से पानी में डिजॉल्व हो गए, जब लोगों को देखा तो उससे लोगों उस इलाके में एक खास तरह की बीमारी फैलनी शुरू हो गई। तो जब उस बीमारी की वजह तलाश की गई तो पता चला कि ये, जी, अब अवर पर्पस इज टू रिड्यूस दिस, दैट्स व्हाई दे आर बैंड इन इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन स्टिल दिस हैजोडाइज आर कंटिन्यूसली यूजिंग इन द पाकिस्तान इन दैट एरियाज एंड आवर पर्पस। ठीक है, हमने फिर देखा कि कुछ ऐसे दुनिया के अंदर, अब इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, इसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो पता चला कि देयर आर सम सर्टेन बैक्टीरियाज हैं जो दुनिया में अवेलेबल है, और उनके अंदर एजोरिडक्टेज होता है, और वो एजोरिडक्टेज क्या करता है कि इसको इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और ये फॉर्म इसकी। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया जिसके ऊपर मैं काम करने लगी हूँ, ये अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए रिगार्डिंग द डक्टेज एक्टिविटी ऑफ एजो। लेकिन हमारे पास बैक्टीरिया है, हमने उसका जीनोम सीक्वेंस करवाया हुआ। अब हम इस सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे एजोरिडक्टेज जीन इन दैट बैक्टीरिया यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, फिर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके अंदर हम एजोडाइज देंगे बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को, और फिर हम चेक करेंगे कि ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं, नॉर्मल कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं। जब उसको एजोडाइज देते हैं तब वो एक्सप्रेस, उसका अगर एक्सप्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इट मींस दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिव ड्यूरिंग एजोडाई अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
अब ये जो जीन है, अब यहाँ पर अगर इसकी एक्सप्रेशन ज्यादा आ रहा है, अब ये क्यों ज्यादा आ रहा है, क्वेश्चन ये है कि अब हमने आइडेंटिफाई करना है इसको क्या। अच्छा, अब हमने देखा कि एक और बैक्टीरिया है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जब इसको एजोडाइज को, अब हमारे पास एक और मेथड भी होना चाहिए कि हम मालूम कर सकें कि बैक्टीरिया ऐड करने से पहले उसके अंदर एजोडाइज का लेवल कितना था। 8 घंटे उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो हुए, अब एजो का लेवल कितना रह गया उस पानी के अंदर। नहीं लगी समझ। अच्छा, अब वो मैयर करने के तरीके भी आपको आने चाहिए। कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि एजोडाइज के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले कितने थे, जब हम बैक्टीरिया ऐड किए उसके बाद कितने रह गए। अगर तो हम ये रिड्यूस हुए हैं और आपकी जीन का एक्सप्रेशन भी हाई हुआ है, इट मीन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन विद द रिडक्शन ऑफ एजोडाइन। अच्छा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इट मीन जहां से हमें पहला जो नॉलेज आएगा, अगर आपका ये नॉलेज आ जाता है, मेरे कहने का अगर आपका ये वाला एक्सपेरिमेंट आता है और वो जीन का एक्सप्रेशन भी ज्यादा आता है और डाई भी कम हो जाती है, तो ये तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ऐसा हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि वो जो जीन है उसका एक्सप्रेशन ज्यादा डाई ने कैसे किया। डाई की मौजूदगी में इस जीन का एक्सप्रेशन नहीं लगी समझ। फर्ज किया हमारे पास, अच्छा एजो रिडक्टेज है, एजो एजो और रिडक्टेज हमने कह दिया, इसका एक्सप्रेशन ज्यादा हो गया। कंट्रोल में अगर 0.2 था, लेकिन ट्रीटेड के अंदर इसका एक्सप्रेशन आ गया 5। इट मीन देयर इज अ सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है इस जीन के एक्सप्रेशन की। व्हाई दिस हैज बीन इंक्रीज, पहला क्वेश्चन। अच्छा, अब एजो डाई ने फर्ज किया हमने एजो डाई डी, जीन का एक्सप्रेशन हाई हुआ। अब एजोडाइज ने इसके साथ क्या किया कि ये एक्सप्रेस हो गया। इसने उस मीडिया के अंदर ऐसा क्या किया कि इस जीन का एक्सप्रेशन। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, इसने एक्सप्रेशन हाई होने के बाद इसने क्या किया। पहली बात है कि आप तो, आपको किसने यहां आने पर मजबूर किया। अब आप देखेंगे कि मेरा और टाटा मारा का एक रिलेशनशिप था, वो आपकी स्टूडेंट थी, हमारा उस वजह से एक तलक बना, और उस तलक की बेस के ऊपर आप इधर मेरे पास, ये तो हो गया कि आप यहाँ आ गई है। ये मैंने पूरा तलक इन दोनों के दरम्यान में एजोडाई और जीन में बता दिया। अब आप आ गई हैं, अब आपने यहां आके क्या किया। आपने इस एजोडाइज को रोकने के लिए क्या किया, या आपने इसको लेस फॉर्म करने में कुछ किया है कि नहीं। पहले तो ये बना, बनने के बाद कुछ करेगा तो इसलिए वो बना है ना। अच्छा, इसे कहते हैं, अगर जो बनना होता है उसको कहते हैं एजो रिडक्टेज बायोसिंथेसिस पाथवे। ठीक है, दूसरा है बन गया, अब ये काम क्या करेगा, इसे कहते हैं एजो रिडक्टेज सिग्नलिंग पाथवे। एक है, कोई भी केमिकल बनता है, पहले चाय है, आप पहले बनाते हैं, बनाने के बाद पीते हैं, पीने के बाद हमारी बॉडी के अंदर करती क्या है। ठीक है, अब मेरी बात की समझ आ गई ना। अब आपने ये सारी कहानी अगर ऑलरेडी लोगों ने पेपर्स के अंदर लिखी हुई है, तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट ना बच्चे। अभी इतना नॉलेज आपके पास ग्रैब करना है, ये आपने इसको लिखना है रिव्यू आर्टिकल की फॉर्म में। दुनिया में किस किस लोगों ने ये काम किया, कैसे किया और क्या कर रहे हैं, इसके बारे में नॉलेज आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसका एक्सप्रेशन ज्यादा हुआ और इसका लेवल लो हो गया है, अब क्वेश्चन ये है कि इसने इसको लेवल लो कैसे किया। अब ये ऐसा क्या है कि इसने
एजोडाई को ही, वो भी आपको इस पूरी इसकी केमिस्ट्री, क्या ये एक एंजाइम है? यार एंजाइम होगा जब रिडक्टेज है जिसके अंदर एज आए ना, नॉर्मली वो एंजाइम होते हैं जिसके एंड के ऊपर एज आए, वो एंजाइम्स, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, जरा डीएनए मेक्स आरएनए, आरएनए मेक्स प्रोटीन, और प्रोटीन देन कन्वर्टेड इनटू एंजाइम्स, एंड दिस एंजाइम्स देन दे प्ले अ रोल इन दैट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अच्छा, अब यहां तक समझ आ गई, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक डाइज रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉन डी, ये तो छोड़ो, उसको कैसे वो बनता है, टू प्रोड्यूस अ क्रोमोफोर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अच्छा, ये तो हो गया सारा बायोसिंथेसिस, NaNO2 + HCl नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, इसमें ये सारे प्रोसीजर उन्होंने बताए हुए हैं कि ये कैसे बनता है। ठीक है। अब ये अकेला नहीं बनता, इसमें ये और ये फिनोल डाइजोनियम सार प्लस ये इसका फाइनल रिएक्शन है। फिनोल होता है, डाई एजोनियम साल्ट होता है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इनको 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये बनता है। फिर NaCl, Cl ये खत्म हो जाता है यहाँ से, ये देखें ना, यहाँ पर Cl नहीं है। ठीक है। और Cl खत्म हो जाता है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर Cl की जगह अटैच हो जाता है आगे। अब हम किस क्या कह सकेंगे, इसे डीक्लोरीनेशन कह सकते हैं। Cl क्या है? क्लोरीन। ठीक है। अब इसको कह सकते हैं कि डीक्लोरीनेशन, डी का मतलब रिमूव हो जाना, इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ है, डीक्लोरीनेशन हुई है। क्या और इसके अलावा फिनोलेशन कह सकते हैं, क्योंकि फिनाइल फिनोल ग्रुप इसके अंदर ऐड हुआ है, इसे हम कहेंगे फिनोलेशन, डाइअजोनियम साल्ट की फिनोलेशन हो गई। फिनोलेशन का मतलब क्या है, फिनो, अच्छा अगर यहां पर CH3 ग्रुप अटैच हो जाए, CH3 के किसे कहते हैं, मिथाइल, इसको अगर यहां पर CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा उसे हम कहेंगे मिथाइलेशन। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फिनोलेशन, फिनोलाइजेशन, या जो भी इसका नाम होगा ना। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब दिस रिएक्शन का समझ आ गई कि एजोडाई फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके अंदर ये सारा प्रोसीजर, ये आपको, ये जो है ना, ये आपने याद रखना है कि क्या, आपके ग्रुप का नाम क्या है, ये मैं आपको भेज देता हूँ। कहाँ से बात चली और कहाँ पहुंच गई, MS रिसर्च। ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, है बच्चे? ठीक है। अब ये तो समझ आ गई। अब हमें ये देखना है कि ये जो डाई है, ये टॉक्सिसिटी कैसे काज करती है, ये भी पढ़ना चाहिए। अभी अभी हमने ये पता चल गया इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, इसको डिग्रेडिंग तो अमाइन बन जाते हैं और यही बनते हैं, तो ये वो, ये कहानी सारी आपको। अच्छा, अगर अब इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे, ये बन गई है, इसमें NH2, N, अगर NH2 हो जाएगा, ये अमाइंस होते हैं, ये क्या होते हैं? अच्छा, अब ये अगर अब इसके अंदर कुछ ना हो या अकेला हो, इसे क्या कहते हैं? बेंजीन, हाँ बेंजीन रिंग है ना, उसको बेंजीन रिंग कहते हैं। अगर उसके ऊपर OH हो जाए तो फिर फिनोल हो जाता है वो, ये बेंजीन ऑक्साइड से जाती। ठीक है। ये है बेंजीन रिंग, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एजोडाइज का, ये समझ आ गई। हाउ, AI मोड में चल जाते हैं इसके। ओ, अच्छा, एजोडाइज, एजोडाई इन वाटर आफ्टर डाइइंग अफेक्ट इन वेस्ट वाटर। ठीक हो गया। ये क्या करती है इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, किकिंग ऑफ 7 सेकंड। When textile industry discharge vast waste containing as it can have severe and lasting effect on water quality, aquatic ecosystem, and human health. This happen because 10 to percent of the dye used in dyeing process are not bound to the fabrics and are instead released into the effluent.
And this synthetic nature and stable chemical structure of these dyes make them resistant to natural degradation. यहाँ पर क्या समझ आई बच्चे, बताइए आप, क्या नॉलेज जनरेट किया आपने यहाँ, इसको पढ़े आप। डायरेक्टली बॉन्ड नहीं हो पाते फाइबर के फैब्रिक के साथ। इस वजह से वो सारा जो वेस्ट बचता है वो को सारा उसमें पानी पानी में आ जाता है और फिर आगे वो अफेक्ट करता है इकोसिस्टम को और पूरे डिग्रेडिंग हो जाता है। ठीक, उन्होंने कहा कि synthetic nature and stable chemical structure of these dyes make them resistant to natural degradation। ये ऐसी स्टेबल मॉलिक्यूल होता है कि इसको नेचुरली डिग्रेड करना मुश्किल हो जाता है। ये भी अब ये पानी के अंदर आ गया, ये स्टेबल है, पानी के अंदर आ गया, ये वेस्ट वाटर के अंदर आ गया, ये पानी के अंदर स्टेबल है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इसको क्या किया जाए, अब इसके इससे इफेक्ट क्या होंगे एनवायरनमेंट के अंदर, जी पढ़े हम। इफेक्ट ऑन एक्वाटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किस किसे कहते हैं? ये तो मुझे समझ लगा। ठीक है, इकोसिस्टम इकोलॉजी किसे कहते हैं? व्हाट इज इकोलॉजी? इको मीन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब आप यहाँ बैठी हैं, आपका इस एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है, आपका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको स्टडी करना इकोलॉजी। ठीक है, फिर इकोसिस्टम होता है, अगर एक इंसान जो किसी एक जगह रहता है, वहां पर एक पूरा सिस्टम होता है, एनवायरनमेंट और आपस में लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में जिस तरह कनेक्ट होते हैं उसे इकोसिस्टम कहते हैं, उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। वो आपस में कनेक्टेड है, वो एक खास रह रहे हैं, वे जहां पर रहते हैं उसे उसके अंदर एक हैबिटेट होती है। जिस तरह यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर है जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो वहां पर जो उसकी हैबिटेट है वो एक वाटर है। जी पढ़े इसको। एक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वाटर का इकोसिस्टम है, वहां पर ये डाई क्या करेगी, ये भी लिखा हुआ है, तो पढ़े। सनलाइट को ब्लॉक कर ब्लॉक देगी। कर देगी वाइब्रेंट कलर्स की वजह से, वो पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी सनलाइट, इसकी वजह से फिर सारे एक्वेटिक प्लांट्स रोजेस इफेक्ट होंगे। The hinders the photosynthesis of the aquatic plant and algae, ठीक है, and which produce oxygen and form the base of the food web। फिर ऑक्सीजन वो कम प्रोड्यूस करेंगे, इस वजह से हमारी फूड की जो इंडस्ट्री है वो तबाही हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे। Large volume of organic matter from dyes and other chemicals in the effluent increase the chemical oxygen demand and biochemical oxygen demand of the water। अब ये क्या होती है, इसके पढ़ा है इसके बारे में? जब बीओडी और सीओडी, सीओडी और बीओडी के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है, तो व्हाट इज बीओडी एंड व्हाट इज सीओडी? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड का मतलब क्या है, उसको चाहिए, बायोलॉजिकल लिविंग सिस्टम को, एक लिविंग सिस्टम है उसको सांस लेना है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, इसे क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब वो पानी के ऊपर मुझे तह तह लगा देगा, जो एक हवा में से ऑक्सीजन आनी है वो पानी के अंदर जाएगी नहीं, उससे क्या होगा, नुकसान क्या होगा? वो अंदर पानियों जो हमें ऑक्सीजन चाहिए रहने के लिए, लिविंग ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए रहने के लिए, ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हमें सांस आता है। इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इन दैट एक्वेटिक इकोसिस्टम दे रिक्वायर्ड some amount of oxygen।
अगर वो वहां नहीं पहुंचेगी तो प्लांट्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया सांस नहीं ले सकेंगे और वो डाई हो जाएंगे। अब यहां पर लिखें कि बैक्टीरियल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक हो गया, और दूसरा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, आगे ऑफ द वाटर, वाटर को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, उन केमिकल्स को भी। एक तो है ना, वहां पर ऑक्सीजन आएगी, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आएगी। दूसरा है, वहां पर अंदर केमिकल रिएक्शन होके जो केमिकल्स बनने हैं उनके लिए भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उसे कहेंगे केमिकल डिमांड। अगर बायोकेमिकल डिमांड होगी तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अच्छा, अब इन दोनों की कमी हो जाएगी, जब इस कमी से क्या होगा, अल्टीमेटली नो फोटोसिंथेसिस एंड डेथ ऑफ द प्लांट। जी आगे, और उससे क्या होगा आगे, लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन इट्स ऑर्गेनिक वेस्ट। अब वो जो बैक्टीरिया है ना अंदर होते हैं, वो ऑक्सीजन जो बाजार से आती है, बाहर से आती है, उसको यूज करते हैं, और उससे जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उनको ये वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं किसी और फॉर्म में, जिससे वहां क्या होता है, लीडिंग टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन दैट आर लीथल टू मोस्ट एक्वेटिक लाइफ। ठीक हो गया, एक ये इसका प्रॉब्लम आ गया, ब्लॉक सनलाइट, ब्लॉक ऑक्सीजन डेप्लीशन हो जाती है। और उसके बाद अब क्या होता है बच्चे, टॉक्सिसिटी एंड बायोक्यूमुलेशन, ये आप पढ़े आप, तो चीज पढ़ते जाए। Some products are toxic, mutagenic, and carcinogenic to aquatic organisms. The toxic compounds can accumulate in aquatic organisms like fish, posing risk to their health and the health of the other animals, including humans that consume them. Toxic होता है ये उससे आगे, disturbed reproduction and development. Research in organisms like fish and crustaceans has shown that textile influence containing acidic cause developmental effect and can interfere with reproduction. ठीक है, ये ह्यूमन या फिश या इनकी जो, अगर तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम काज करती है। ठीक हो गया, समझ आ गई अब आपको। उसके बाद और क्या है, हाँ आप इसको पढ़ो। Formation of carcinogen. While some acids are relatively harmless, their breakdown can produce toxic aromatic amines under anaerobic conditions like those found in the human gut or in stagnant water. Bacteria can place the azo bond, forming carcinogenic aromatic amines like benzidine, which are linked to bladder cancer. मैं कहना जा रहा हूँ, क्या कहना जा रहा हूँ, इससे हमें एक चीज तो कंफर्म होगी, अगर ये इसी फार्म में होगा तो टॉक्सिक नहीं होगा, अगर एजोडाइज की फार्म में होगा तो ये टॉक्सिक नहीं होगा। लेकिन जब ये एजोडाइज से किसी और फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बच्चे पढ़े थे सही, आपको समझ नहीं है, ये पढ़े दोबारा। मुझे लग रहा है कि इस तरह टॉक्सिक है। नहीं, देखे देखे, ये पहली बार, ये सम डाइज आर रिलेटिवली हार्मलेस, आगे पढ़े। अच्छा, ब्रेक डाउन कैन प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, ठीक है, और वो कौन से प्रोडक्ट है, एरोमेटिक अमाइंस। अमाइंस। एरोमेटिक नॉर्मली जिसके अंदर बेंजीन नहीं होता है ना, जिसके अंदर बेंजीन नहीं होता, ऊपर फिनोल होता है, उसे एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, ये फार्मिंग कार्सिनो एरोमेटिक अमाइंस, अमाइंस किसे कहते हैं, NH3 जिसके अंदर होता है। एरोमेटिक का मतलब हो गया फिनोल और साथ में NH3, ये जो कंपाउंड है ना ये बहुत टॉक्सिक है। कल ऐसी ऐड हो रही है हमारे फ्रेश वाटर में, तब तो वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर ब्रेक डाउन होके हो रहे हैं तो वो इफेक्टिव है। तो मतलब कि कोई चीज उनको ब्रेक करनी होगी, कोई हाँ हाँ, वो फाइट कर, ठीक है, या उसको ब्रेक करके फॉरन एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ये एरोमेटिक अमाइन ना बने,
तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वो एक हो सकता है कि वाटर में जाके ब्रेक हो रहे हो या पहले ही ब्रेक हो दिस इज अनदर क्वेश्चन कि वो पहले ब्रेक हो रही है, बाद में ब्रेक हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये नॉर्मल ब्रेक नहीं होता। लेकिन अगर हमें कोई बैक्टीरिया ऐसे मिलते हैं जिसको ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, तो वो कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हमको ऐसी स्ट्रेन आइडेंटिफाई कर लेंगे जो एजोडाइज को ब्रेक डाउन कर सके? समझ आ गई? या इसको अब क्या करना है, अब हमने सोचना है कि इसको करना क्या है, इसको कन्वर्ट करना है, नहीं करना है, या इसको एजोडाइज को उस अमाइन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने की बजाय उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए जो लेस टॉक्सिक। अगर वो फ्रेश वाटर में जाके टॉक्सिक हो रहे हैं तो फिर तो हमको वहां जाने नहीं देना चाहिए। जाने ही नहीं देना चाहिए, दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। लेकिन उस, अच्छा ये हो सकता है कि उस फ्रेश वाटर में से इसको अलहदा कर दिया जाए। अब वो कैसे किया जाए? वो ऐसी चीज होगी जो इस डाइस को उसमें से अक्स, हम ऐसे बैक्टीरिया ऐड कर लें वो उस डाई को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लें। हमें कोई ऐसा हाइपर एक्यूमुलेटर चाहिए जो उस डाइस को अपने अंदर, जैसा प्लांट मिल जाए जो उस पानी के ऊपर हम ग्रो करें, जो उन डाइस को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर ले, फिर उन प्लांट्स से हम कोई और प्रोडक्ट बना लें, जो उन प्लांट को किसी ऐसी जगह डिस्कार्ड कर दें जहां वो वाटर के अंदर, जहाँ ऐसी जगह उसको रखा जाए, या ऐसी उससे कोई और चीजें बना ली जाए, उससे दोबारा डाई निकाल के वो दोबारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यूज कर ली जाए, समथिंग लाइक दैट ना। इससे क्या होगा कि वही डाई रिसाइकिल हो जाएगी। अच्छा, कल अभी ये जो मैंने बताया था कि हमारे जो टीचर हैं ऑर्गेनिक जी में, वो ये करते हैं कि इन डाइस को पहले बैक्टीरिया आइसोलेट कर, फर्ज किया तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उनको क्या करते हैं कि ये उसको डिग्रेड कर देते हैं। इन्होंने कुछ ऐसे बैक्टीरिया आइसोलेट किए कि उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ये डिग्रेड करके, अब वहां पर ये वो पूरा एक तालाब था, उस तालाब के अंदर उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया पहले आइडेंटिफाई किए, फिर उनको मल्टीप्लाई किया, और फिर उस तालाब के अंदर डाल दिया। जब तालाब के अंदर डाला ना, 4 दिन के अंदर पानी साफ हो गया। वो जो ऑयल की वजह से वहां गंदी खुशबू आती थी वो खत्म हो गई। अब पता चला कि उसके अंदर कुछ ऐसे मालिक्यूल बन गए हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन वो भी टॉक्सिक है। पानी के ऊपर जो एक ऑयल की लेयर बनी हुई थी वो तो खत्म हो गई, उस बैक्टीरिया ने उन लेयर को एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नहीं लगी समझ? लेकिन वाटर तो साफ हो गया विजुअली, लेकिन जब हमने उस वाटर का एनालिसिस किया तो पता चला कि उसके अंदर कुछ और कंपाउंड प्रोड्यूस हो गए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्लांट लिए और उसके ऊपर ना फोम लगा दिया। फोम नहीं होता जिसके अंदर इस तरह, इसके अंदर फोम नहीं होता जो, उसके ऊपर प्लांट ग्रो करके ना उसकी रूट्स नीचे एंकर करने के लिए, जो प्लांट को एंकर करने के लिए फोम के अंदर लगा दिया, उसकी रूट नीचे पानी में। अब वहां पर स्टेबल, उसको कहते हैं वेटलैंड, फ्लोटिंग वेटलैंड क्या बनाया, ऐसी प्लांट स्पीशीज आइडेंटिफाई की, और साथ में बैक्टीरिया ऐड किए, फिर साथ में प्लांट्स भी ऐड कर दिए। ठीक है, अब वो प्लांट्स और वो दोनों बैक्टीरिया, वो सारे मिलकर उस तालाब के अंदर उस टॉक्सिक मटेरियल को खत्म कर देते हैं। और सुना है कि 5-6 दिन के, 7 दिन के अंदर उस सारा जो पॉन्ड है वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, और वो पानी दोबारा सुना है कि वो एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, सेफ होता है, इवन उनको ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी कन्वर्ट कर रहे हैं वो उन पानी को ना। मेरी बात की समझ आई? अच्छा, और दिस इज टेक्नोलॉजी, लोग जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अब वो मेरे उस टीचर को, वो पेपर उसका, ये वाला पेपर उसका नेचर में पब्लिश हुआ, पता नेचर का जर्नल है। और पिछले साल नेचर सस्टेनेबिलिटी का एक अवार्ड मिलता है पूरी दुनिया में। पिछले साल सिर्फ 3 लोगों को मिला, उनमें से एक वो मेरे टीचर थे। समझ आई? इंशाल्लाह कल को वो नेचर सस्टेनेबिलिटी का अवार्ड आप दोनों को मिलेगा।
at least you can do something like that to understand. मेरी बात की समझ आ रही है? आपने बैक्टीरिया को, प्लांट्स को, एल्गी को, फंजाई को, सबको मिला मिलू के शायद कोई नया कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स बनाए दैट हेल्प यू। अच्छा, अब आपने यहाँ पर रुकना नहीं है, आपने एमफिल कर लेना है, पीएचडी करनी है। तो आपने जिंदगी में ना अपना ऑब्जेक्टिव बना लें कि मैं पूरी दुनिया से कोई एक नया तरीका दूंगी जिससे उसके वेस्ट वाटर का जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर ये हल हो जाए। मैं ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करूंगी, ऐसे बैक्टीरियल स्पीशीज आइडेंटिफाई करूंगी, ऐसे मेथड अप्लाई करूंगी जिससे एनवायरनमेंट हमारी क्लीन हो जाए और रिसाइकल मटेरियल्स के ऊपर हम काम करें। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा कि आप एक ज़ाहिर एक बड़े साइंटिस्ट के तौर पर दुनिया में आपको देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए यू नीड वर्क हार्ड फॉर दैट एंड यू आल्सो नो द टेक्नोलॉजी, यू हैव द नॉलेज, यू हैव द ऑल रिव्यू ऑफ योर लिटरेचर एंड देन जो भी केमिकल रिएक्शंस के बाद जो एग्जाम आपका एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको पता होगा अगर ये रिजल्ट आएगा तो क्यों आएगा, अगर ये रिजल्ट आएगा तो। और आपके पास सहारा वो टेक्नोलॉजी भी है होनी चाहिए कि आप उसको एनालाइज कर सकें और उनको स्टडी कर सकें। ये अब आपकी पूरी जिंदगी का, आप दोनों का, अगर आपने एक बहुत बड़ा अच्छा रिसर्चर साइंटिस्ट, ये वो तरीके हैं जिसके थ्रू आप लोग जा सकते हो। समझ आ गई अब आपको? आपने अब ये करना है कि पूरा एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसके ऊपर लिख के लाना है। एजो डाइज फॉर बायोसिंथेसिस कैसे बनती है, किसने बनाई, कहाँ से स्टार्ट हुई, इसके इफेक्ट क्या है, उसके रेफरेंस वगैरह। रैंडम नोट यूज करना आता है? रेफरेंस देने ऐड रिव्यू आर्टिकल कभी लिखा है? अच्छा चले, ये आपको साथ साथ इंशाल्लाह सिखाएंगे, लेकिन आप पहले इकट्ठा करें सारा नॉलेज और उसको इस तरह फार्म करें और फिर आप उसको इसी तरह आप टेक्सटाइल का और पेस्टिसाइड्स का देखें तो कौन सी ऐसी पेस्टिसाइड है जो यूज हो रही है, उसके टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, वो एनवायरनमेंट में जाती है तो क्या करती है, समझ आ गई? और वो उसको डिग्रेड कैसे करते हैं, उसकी टेस्ट टॉक्सिक फॉर्म क्या है, उसको कैसे वेस्ट किया जाए, उसको उनसे जो रिसाइकल कैसे किया जाए। ये वो सारी कहानी है जिसके लिए आप को ये टॉपिक दिया गया है। गट्स, एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हमारा काम स्टार्ट कहाँ से होगा, हमने क्या करना है? अब हमने सबसे पहले तो ये बैक्टीरियल की जीनोम लेनी है और उसके अंदर एजो रिडक्टेज। अब हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या वो इधर कैटालॉग एडवांस ऑक्सीडेशन कैटालाइट, इसको छोड़ते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एजो डिग्रेडिंग एंजाइम्स और जीन्स लिस्ट। अगर इसको अब देखते हैं ये क्या करता है बंदर, ठीक है। अच्छा, एजो रिडक्टेज ही आ गया, पहला ही काम क्या आ गया? These enzymes are primarily catalysts responsible for reductive cleavage of azo bond, breaking the dye molecule in simpler, colorless aromatic amines. लेकिन एरोमेटिक अमाइंस तो नुकसानदेह हैं, कलरलेस हो गए। अच्छा, इन्होंने कहा कलरलेस होगा लेकिन एरोमेटिक होगा। मैकेनिज्म, मोस्ट एजोरिडक्टिव्स आर फ्लेवो एंजाइम्स, मीनिंग दे आर यूज फ्लेवोन कोफैक्टर टू परफॉर्म द रिएक्शन। अच्छा बच्चे क्या करें? अच्छा, अब एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रिडक्टेज। क्वेश्चन यहाँ पर एक आया है, रिडक्टेज। एंजाइम जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एंजाइम के कौन कौन से होते हैं? एक प्रोटीनस पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीनस पार्ट। पढ़ा आपने? जो भी एंजाइम है ना, बल्कि ये एक एंजाइम है ना, इसके साथ एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होगा, फिर ये रिएक्शन करेगा। अच्छा, इट मींस अगर उसके अंदर नॉन प्रोटीनस पार्ट होगा, फर्ज किया वो है आयरन,
तो उसके अंदर, उस प्रोटीन के अंदर आयरन बाइंडिंग साइट्स तो होगी ना, तभी वो, अगर उसके अंदर आयरन फिट ही नहीं आ रही तो आयरन उसका कोफैक्टर नहीं उससे होगा। अब दो प्रोटीन और आयरन मिलकर एक एंजाइम बनता है, वो एंजाइम फिर केमिकल रिएक्शन के अंदर, समझ आ गई आपको? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हमारे जो एजो रिडक्टेज एंजाइम है उनके कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर किसे कहते हैं? नॉन प्रोटीनस पार्ट। यहां पर लिखा हुआ है, बच्चे पढ़े। Human enzymes are primary catalysts responsible for the reductive cleavage of the isoponds, breaking the diamolecule into simpler colorless aromatic amines. समझ आई? अच्छा, आगे पढ़े। Mechanism: most azoreductases are flavor enzymes, meaning they use a flavoring cofactors such as FMN or FAD along with electron donors like NADH and NADPH to perform the reduction. इनमें इसका कोफैक्टर क्या है? फ्लेवन। क्या है इसके कोफैक्टर्स? क्या है इन एंजाइम के? फ्लेवन। और साथ में कुछ और भी चीजें लेते हैं लाइक NADPR, वहां से ये क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर किसे कहते हैं? जो डोनेट करे, डोनर किसे कहते हैं? जो जो डोनेट करते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन इनको देते हैं, वहां से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो फ्लेवन लेता है, प्रोटीन होती है, ये तीनों मिलकर एक एंजाइम बनता है जो एजो को रिडक्टेज कर देता है, रिडक्शन कर देता है, एजो को रिड्यूस कर देता है। जब रिड्यूस करता है तो एक कलरलेस एरोमेटिक अमाइंस बनते हैं, और ये तो टॉक्सिक है। ये तो क्या, ये नेचुरली इसको टॉक्सिक, ये तो हम, अगर हम बैक्टीरिया ऐसा आइसोलेट करेंगे और उसको ज्यादा तादाद में उसके अंदर डालेंगे, ये तो नुकसानदेह हो गया। ये तो, अच्छा, अगर आप सिर्फ ये भी आइडेंटिफाई कर लेंगे इनके अंदर एजोरिडक्टेज है, ये भी रिसर्च है, अभी पेपर पब्लिश हो जाएगा, दुनिया को बताएंगे कि हमारे जो बेस्टलेस वाली ये 4 5 6 सब उनके अंदर, इनके अंदर ये एजोरिडक्टेज है, और ये चीज, ये भी रिसर्च है। मेरी बात की समझ आई ना? इनको नहीं यूज करना चाहिए, इनको नहीं यूज, अगर करेंगे तो उसको बड़े तरीके से यूज करना है, ताकि फिर साथ ही हम ये लिखें कि इसको एरो, फिर एक और एंजाइम भी हो जो इसको आगे फर्दर कलरलेस एरोमेटिक अमाइंस को भी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि ये इस फॉर्म में टॉक्सिक है, वो इस फॉर्म में टॉक्सिक है। बच्चे समझ आ रही है? एक और एंजाइम, एक और बैक्टीरिया इसके अंदर ऐड करें जो इसको भी आगे लेस टॉक्सिक फॉर्म में, और लेकिन ये काम ऐसा क्विक हो, क्योंकि ये एरोमेटिक कलरलेस अमाइंस को हाईली डिग्रेड करें और इसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। समझ आ गई अब आपको? ठीक है, क्वेश्चन आगे ये है, कैटेगरी दीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ऑक्सीजन टॉलरेंस एंड कोफैक्टर। आगे आ गया ऑक्सीजन सेंसिटिव, आगे फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, एजो सी, एजो ए, फ्लेवन डिपेंडेंट, एजो सी और एजो सी, ये सारे। फिर लिग्नोलाइटिक एंजाइम्स है। आप ना जब लफ्ज पढ़ा करें ना, पहले ना उसकी उसकी फॉर्मेशन के ऊपर पढ़ा करें। अब लिग्नो, लिग्नो का मतलब लिग्नन, लाइटिक तोड़ने वाला, लिग्नन तोड़ने वाला, आसानी हो जाती है फिर समझने में। एजो के अंदर लेकिन थोड़ा। अच्छा, अब लिग्नोलाइटिक एंजाइम, दीस एंजाइम्स आर प्रोड्यूस मेनली बाय बाइड्रॉट फंजाई, जो फंजाई के अंदर होते हैं, विच डिग्रेड द कॉम्प्लेक्स पॉलीमर लिग्नन, उसको डिग्रेड कर देता है। ठीक है। अच्छा, their powerful non-specific oxidative properties enable them to break down the stable aromatic structure by many azides, के अंदर जो स्टेबल ऑर्गेनिक ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है, ये उसको भी डिग्रेड कर देती है। समझ आ गई? ठीक है। उसके बाद आ गया लैकेज। लैकेज जो है कॉपर कंटेनिंग ऑक्सीडेज दैट यूज ऑक्सीजन एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू ऑक्सीडाइज फिनोलिक कंपाउंड्स व्हिच कैन इनहिबिट द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी। अब आपको ये समझ आ गई
डिग्रेडेशन होती कैसे है, एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं। एंजाइम्स के दो पार्ट होते हैं, एक फैक्टर होता है, एक को फैक्टर होता है। फैक्टर जो होता है वो प्रोटीन होती है, को फैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीनस पार्ट। अच्छा, अब इसके दौरान क्या होता है कि कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसकी वजह से एक कंपाउंड एक से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे कहते हैं कैटाबोलिज्म, एटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म तो दोनों मिलके एनाबोलिज्म होता है, कैटाबोलिज्म होता है। इन सारे को मेटाबोलिज्म कहते हैं। इन सारे को तोड़ फोड़ का जो प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर या प्लांट्स के अंदर, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? लेकिन इन सब के अंदर रोल किनका है? एंजाइम्स का है। अब आपने वो एंजाइम आइडेंटिफाई करने हैं कि जो एजोडाइज को इस तरह रिड्यूस करे, इस तरह ऐड करे कि वी आर एबल टू फाइंड समथिंग